बात बहुत ही पुरानी है। जसवंत नगर राज्य में एक गरीब किसान केशव रहता था। बड़ी ही मनौतियों के बाद उसके यहाँ पर एक पुत्र ने जन्म लिया। उसने अपने पुत्र का नाम चंद्रक रखा। चंद्र धीरे धीरे बड़ा होने लगा। स्वभाव से चंद्र बड़े ही उद्दंड बालक था। वह अक्सर ही अपनी उम्र के बच्चों के साथ लड़ाई झगड़ा करता रहता। जब भी केशव चंद्र से कहता, चंद्र तू हमेशा झगड़ा और मारपीट करने में ही तुम्हारा समय बीतता है, तू मेरे साथ खेतों पर चल, वहाँ पर मेरे साथ काम में हाथ बटाया कर। नहीं बापू, मैं खेतों पर नहीं जाऊंगा। दिन बीते, चंद्रक बड़ा हुआ और एक दिन केशव ने उससे कहा, बेटा उम्र के हिसाब से अब मैं कुछ थकान का अनुभव करने लगा हूँ। भगवान की दया से तुम अब काम करने के लायक हो गए हो, इसीलिए अब तुम हमें कमा कर खिलाओ। बापू तुमने इतने दिनों तक तो मुझे खिलाया पिलाया है, कुछ दिन तक और खिलाओगे पिलाओगे तो क्या हो जाएगा। यह सुनकर केशव चुप हो गया और पहले की तरह ही अपने काम में जुट गया। कुछ दिनों के बाद केशव ने फिर से अपने बेटे से कहा, चंद्रक अब मुझसे पहले जैसा काम नहीं होता, मैं बूढ़ा हो चला हूँ। लगता है थोड़े ही दिन जीवित रह पाऊंगा, पर जितने दिन भी जीवित हूँ तब तक अब तुम ही मुझे कुछ काम धाम कर खिलाओ। बापू अभी क्या जल्दी पड़ी है, जरा मेरी दाढ़ी मूछ तो निकालने दो। जब मेरी दाढ़ी मूछ निकल आएंगे तब मैं अवश्य ही कोई कामकाज करूंगा। आपके समझाने से चंद्र पर कोई असर नहीं पड़ता और वह अपने साथियों के साथ सारा दिन मटर गश्ती करता रहता है। इसी तरह से कुछ वर्ष और बीत गए। एक दिन केशव ने अपने बेटे से कहा, बेटा अब तो तुम्हारी बड़ी बड़ी मूछें भी उगी है, अब कुछ कामकाई करो ना। अब तो सचमुच ही मैं बूढ़ा हो गया हूँ। बापू तुम दोनों मेरे माता पिता हो, तुमने मुझे पैदा किया है, मुझे जीवन भर खिलाने का तुम्हारा फर्ज है। अपने फर्ज को निभाऊं मैं तो कुछ भी कामकाज नहीं करूँगा। यह कहकर वह झोपड़ी से बाहर निकल गया। तब केशव ने अपनी पत्नी से कहा, सुखिया मैं तो चंद्रगुप्त को समझा समझा कर हार गया, उसे सुधारने का मुझे कोई उपाय नजर नहीं आता, क्या करूं? क्या मैं इसी तरह से अपने बुढ़ापे में खेतों में काम करता रहूंगा? आप इस प्रकार से दुखी मत होइए। आप ऐसा कीजिए कि राज दरबार में जाकर चंद्र के खिलाफ महाराज मलकेतु से शिकायत कर दीजिए। तब महाराज चंद्र को दरबार में बुलाकर डांट टपट कर उसे सही राह पर ला देंगे। शायद तुम ठीक ही रहती हो सुखिया, मुझे ऐसा ही करना चाहिए। उसी दिन केशव जसवंत नगर के राजा मलकेतु के दरबार में जा पहुंचा। दुहाई है महाराज, मेरा न्याय कीजिए, कहो तुम्हें क्या कष्ट है। महाराज मेरा एक ही पुत्र है जिसका नाम है चंद्रक, मेरे बुढ़ापे का सहारा बनेगा। मैंने उसे बड़े ही लाड़ प्यार से पाला। अब जबकि मैं बूढ़ा हो गया हूँ तो मेरा बेटा चंद्रक मेरा कोई काम नहीं करता। वह दिन भर अपनी आवारा दोस्तों के साथ इधर उधर मटर गश्ती करता फिरता है। मेरे समझाने पर कहता है कि वह जीवन भर कोई काम धाम नहीं करेगा, मुझे ही जीवन भर उसे कम कर खिलाना पड़ेगा। राजा ने कहा, वह तुम्हारा बेटा तो बड़ा ही स्वार्थी है, कोई बात नहीं, मैं उसे सबक जरूर सिखाऊंगा। सैनिकों इसी समय जाओ और चंद्र को हमारे सामने पेश करो। सैनिकों ने बिल्कुल भी देर नहीं लगाई और शीघ्र ही वह चंद्र को लेकर महाराज के सामने उपस्थित हो गए। महाराज ने चंद्रक से कहा, चंद्र क्या यह तेरा पिता है? चंद्र ने कहा, हाँ। महाराज, क्यों रे चंद्रकांत, तू इतना जवान और हट्टा कट्टा है, फिर भी काम धाम क्यों नहीं करता?
अपने बूढ़े माँ बाप को कमा कर क्यों नहीं खिलता पिलाता। चंद्रक ने कहा, महाराज मैं कामकाज करूं तो क्या करूं, मैं आज तक कोई कामकाज सीखा ही नहीं और काम का सीखने की अब मेरी उम्र भी नहीं रही। चंद्रक ऐसा कहते हुए, तुझे शर्म नहीं आती, तुम जो कुछ मर्जी करो, चाहे चोरी करो, डाटा डालो, यह तुम्हारी मर्जी है, परंतु तुम्हें अपने बूढ़े माँ बाप को खिलाना पिलाना ही पड़ेगा। खबरदार, अब फिर से मुझे तुम्हारे खिलाफ कोई शिकायत सुनने को मिली तो मैं तुम्हें बख्शूंगा नहीं। चंद्र अपने हैरान होते हुए कहा, महाराज आप मुझे चोरी करने की सलाह दे रहे हैं? अरे मूर्ख, तेरे बस का तो वह काम भी नहीं है। चोरी करने में भी दिमाग का प्रयोग करना पड़ता है और मेहनत लगानी पड़ती है। तुम जैसे निठल्ले और कामचोर के बस का यह काम भी नहीं है। ऐसे पुत्र का पिता होने से तो अच्छा है कि आदमी निपुत ही रहे। चंद्र, तू मानव जीवन पर एक कलंक है। चंद्रक मन ही मन में सोच रहा था, मैं भारी दरबार में मेरा इतना अपमान, यह राजा अपने आप को समझता क्या है? क्या मैं इसके डराने और धमकाने से काम धाम करने लगूंगा? नहीं, हरगिज नहीं। इसके बाद जब दोनों पिता पुत्र राज दरबार से बाहर आ गई तब पिता ने कहा, चलो चंद्र घर चलो। नहीं बापू, अब मैं घर नहीं जाऊंगा, आज से तुम मेरे लिए मर गई और मैं तुम्हारे लिए मर गया। चंद्रक, यह तू क्या कहता है रे? ठीक कहता हूँ पिताजी, भरे दरबार में आपने मुझे अपमानित करवाया और अब आपके कलेजे में ठंडक पड़ गई होगी। अब मैं कोई काम धाम करूँ या ना करूँ, परंतु मैं आपके पास नहीं आऊँगा, यह बात पक्की है। यह कहते हुए चंद्र वहाँ से चला गया। उसके पिता ने चंद्र को रोकने की बहुत कोशिश की, परंतु चंद्र नहीं रुका। चंद्रक के जाने के बाद केशव सोचने लगा, जाने भी दो इसको, जब कोई ठिकाना नहीं मिलेगा तो थक हार कर घर वापस ही लौट आएगा। इधर चंद्रक नगर से बाहर निकलकर एक जंगल की ओर बढ़ने लगा। चलते चलते शाम हो चुकी थी और अंधेरा छाने लगा। चंद्रक ने सोचा कि रात इसी जंगल में बितानी पड़ेगी और वह जंगली जानवरों से बचने के लिए एक पेड़ के ऊपर चढ़कर बैठ गया। आधी रात बीत चुकी थी और चंद्र पेड़ की डाल पर बैठा हुआ सस्ता रहा था कि तभी उसे किसी आदमी के बोलने की आवाज सुनाई दी। चंद्रक ने पेड़ से नीचे जाकर तो देखा है कि एक आदमी, जिसके सामने हीरे जवाहरात और मोतियों से भरी हुई एक थैली खुली पड़ी थी, वह अपनी इस दौलत को देखते हुए कह रहा था, अरे वाह भगवान, आज तो तूने मुझ पर बड़ी ही कृपा की और चोरी में मुझे इतना माल हाथ में लग गया। पेड़ पर बैठा हुआ चंद्रक यह समझ गया कि अवश्य ही यह कोई चोर है जो अपना चोरी का माल लेकर यहाँ पर आ गया है। चंद्र सोचने लगा कि काश इतनी दौलत उसके पास भी होती। इन्हीं सोच विचार में डूबे हुए चंद्र का संतुलन अचानक खराब हो गया और वह फिसलकर उसे चोर के सामने आ गिरा। उसे देखते ही चोर ने कहा, कौन हो तुम? मैं चंद्रक हूँ, इस पेड़ पर बैठे तुम इतनी रात को क्या कर रहे थे? मैं घर से रूठ कर निकला हूँ, आखिर ऐसी क्या बात हो गई? तब चंद्रक ने उसे चोर को अपने विषय में विस्तार पूर्वक बताया। सारी बात जानकर वह चोर मन ही मन में सोचने लगा, यह लड़का हट्टा कट्टा है, क्यों ना इसे अपने चोरी के धंधे में शामिल कर लूं। यह सोचकर उस चोर ने कहा, चंद्रक मेरा नाम कन्हैया चोर है, क्या तुम चोरी का काम सीखना चाहते हो? चंद्रक ने कहा, हाँ। फिर चोर ने कहा, चंद्र चोरी का काम करके तुम जल्दी ही ढेर सारी दौलत के मालिक बन जाओगे।
और फिर चोर बनकर ही तुम राजा से अपने अपमान का बदला ले सकते हो। बात तो तुम ठीक करते हो कन्हैया चोर, मुझे तुम्हारी यह बात स्वीकार है। तो चलो मेरे साथ, मेरा घर नदी वन में है, हम वही चल कर रहेंगे। ठीक है काका। और फिर वह दोनों जल्दी ही कन्हैया करके घर पर पहुंच गए। घर पहुंचकर कन्हैया चोर ने कहा, चंद्रक आज से मैं तुम्हें अपना शिष्य स्वीकार करता हूँ और अपने सारे चोरी के गुण तुम्हें सिखाऊंगा। चंद्रक ने कहा, काका मैं भी आज से आपको अपना गुरु मानता हूँ और वचन देता हूँ कि मन लगाकर चोरी के गुण सीख लूंगा। शाबाश चंद्र। इस घटना के बाद वह दोनों सो गए। दूसरी तरफ चंद्र के माता पिता चंद्रा के लिए बहुत ही परेशान थे, खास तौर पर उसके पिता। अब पछता रहे थे कि उन्हें महाराज के पास जाकर शिकायत नहीं करनी चाहिए थी। चंद्रक की माँ सुखिया फूट फूट कर रो रही थी। इधर नदी वन में चोर चंद्र को चोरी करने के नए नए तरीके सीख रहा था। उसने चंद्र से कहा, चंद्र आज मैंने तुम्हें सिखाया कि किस प्रकार चोरी करने के लिए बड़ी बड़ी इमारत पर रास्ता डालकर अंदर पहुंच जाता है। 1 महीने के अंदर अंदर कन्हैया चोर ने चंद्र को चोरी के सारे गुरु सिखा दिए। धीरे धीरे समय बिता, दिन और महीने बीत गए। चंद्रक ने कन्हैया कर के साथ मिलकर कई जगह पर चोरियां की। वह एक के बाद एक कई चोरियां करता गया और अब वह एक शातिर चोर बन चुका था। फिर एक दिन चंद्रक ने अपने गुरु से कहा, गुरु मैं जसवंत नगर के राजा मलकेतु के खजाने में चोरी करना चाहता हूँ। यह तू क्या कहता है चंद्र? मैं ठीक कहता हूँ कन्हैया। गुरु राजा मलकेतु ने भरे दरबार में मेरी हंसी उड़ाते हुए कहा था कि मैं कोई काम नहीं कर सकता, यहाँ तक कि मैं चोरी भी नहीं कर सकता। आज मैं उसको दिखाना चाहता हूँ कि मैं कितना बड़ा और कितना शातिर चोर बन गया हूँ। ठीक है, जैसी तेरी इच्छा। और उसी रात को गुरु और चेला दोनों ने राजा के खजाने पर हाथ साफ कर दिया। जाते जाते चंद्रक ने राजा के खजाने में एक चिट्ठी छोड़ दी। सुबह होते ही यह खबर राजा मलकेतु तक पहुंची और सिपाहियों ने उसे वह चिट्ठी भी दिखाई जो चंद्रक ने लिखी थी, जिस पर लिखा था, राजा मलकेतु याद कर, एक दिन तूने भरे दरबार में मुझे अपमानित किया था कि मैं चोरी करने के योग्य भी नहीं हूँ। आज आँख खोलकर अच्छी तरह से देख ले, मैं तेरा खजाना चोरी कर लिया। चिट्ठी पढ़कर राजा कहने लगा, तो यह उसे चंद्र का काम है, जिसके पिता कुछ दिन पहले ही दरबार में उसके खिलाफ फरियाद लेकर आए थे। राजा ने तुरंत सैनिकों को आदेश दिया, सैनिकों केशव किसान के घर जाकर चंद्र को पढ़कर लेकर आओ। सैनिक बिना समय गवाई केशव किसकी झोपड़ी पर पहुँचे। सैनिकों ने कहा, चंद्र कहाँ है? वह तो यहाँ पर नहीं है, वह कई महीनों से घर नहीं आया। झूठ बोलते हो तुम दोनों, चोरी के माल के साथ तुमने ही उसे झोपड़ी में छुपा रखा है। चोरी के माल के साथ? हाँ, चोरी का माल उसने राजा के खजाने में चोरी की है। अब तो भगवान भी उसे मौत के मुंह से नहीं बचा सकते। वह मेरे मालिक, इसका मतलब कि मेरा बेटा चंद्र चोर बन गया है। सैनिकों ने जब चंद्र को झोपड़ी में नहीं पाया तो वह चंद्र की जगह पर उसके बूढ़े माता पिता को पढ़कर राजमहल में ले गए। राजा ने कहा, यह क्या है? चंद्र की जगह पर तुम इन्हें क्यों उठा ले? महाराज, चंद्र वहाँ पर नहीं था, जरूर इन दोनों ने ही उसे कहीं पर छुपा रखा होगा। ऐसी बात है तो इन दोनों को ले जाकर कारागार में बंद कर दो। और फिर ऐसा ही किया गया। उधर नदी वन में राजा के खजाने में हाथ साफ करने के बाद
चंद्र और उसका गुरु चोरी में मिली हुई दौलत को देख रहे थे और खुश हो रहे थे। कुछ दिन और बीते, चंद्रक और उसके गुरु ने कई जगहों पर चोरियां की और एक दिन जब वह दोनों प्रीत नगर के महाजन के यहाँ चोरी करके नंदीवन लौट रहे थे तो अचानक मौसम खराब हो गया और मूसलाधार बारिश होने लगी। बारिश से बचने के लिए वे दोनों गांव में ही एक दरवाजा खटखटाना लगे। अंदर से आवाज आई, कौन है? हम परदेसी हैं, आंधी तूफान में फंस गए हैं। क्या हमें आज रात के लिए आश्रम मिल सकता है? मालिक ने दरवाजा खोला और उन्हें अंदर ले आया। हमारे यहाँ पर अतिथियों का सत्कार किया जाता है। आप लोग बड़े ही आराम से यहाँ पर रात गुजार सकते हैं। कुछ देर के बाद घर के मालिक की बेटी उन दोनों के लिए खाना लेकर आई। उस लड़की को देखकर चंद्र उसे पर मोहित हो गया और मन ही मन में उसे प्रेम करने लगा। जब चंद्रक और उसका गुरु रात को सोने के लिए गए तो चंद्रक ने अपने गुरु से कहा, गुरु, यह लड़की मेरे दिल को भा गई है, क्या इसके साथ मेरा विवाह हो सकता है? क्यों नहीं हो सकता? मैं सुबह इस विषय में घर के मालिक से बात करूंगा। सुबह होने पर कन्हैया चोर ने घर के मालिक से कहा, मैं आपकी पुत्री के विषय में आपसे कुछ बात करना चाहता हूँ। हाँ हाँ, बिल्कुल कीजिए श्रीमान, यह मेरा बेटा चंद्रक है। मेरे पास लाखों की संपत्ति है। नदी वन में मेरा अपना घर है। आपकी पुत्री को देखकर मेरा बेटा उसे पर मोहित हो गया है और उससे विवाह करना चाहता है। आपकी इस विषय में क्या राय है? देखिए, कहीं ना कहीं तो मुझे अपनी पुत्री का विवाह करना ही है। आप यह बताइए कि आपका पुत्र करता क्या है? कुछ नहीं, इसे कुछ करने की आवश्यकता भी क्या है? इसके बाप के पास लाखों की संपत्ति जो है। मेरे कहने का मतलब कि आपका पुत्र कुछ काम धंधा या कारीगरी जानता भी है। नहीं जानता है तो क्या मेरे पुत्र ने कभी कोई काम धंधा या कारीगरी नहीं सीखी? इसे कुछ सीखने या जानने की आवश्यकता भी क्या है? यह मेरी संपत्ति का एकमात्र वारिस है। मेरे बाद सब कुछ इसका ही तो है। माफ कीजिए श्रीमान, तब तो मैं आपके पुत्र के साथ अपनी बेटी करुणा का विवाह नहीं करूंगा। मैं धन का नहीं बल्कि गुनाह का आदर करता हूँ। मैं उसे लड़के को अपनी कन्या नहीं दे सकता जिसने कला कारीगरी के नाम पर कुछ भी ना सीखा हो। तो यह बात है। तब कन्हैया और चंद्र घर के मालिक से विदा लेकर चुपचाप वहाँ से चल दिए। चंद्र, तुमने सुन ही लिया कि घर का मालिक अपनी पुत्री के विवाह में क्या चाहता है। कुछ भी हो गुरु, मैं हर हालत में करुणा से विवाह करूंगा। लेकिन कैसे? करुणा के पिता ने तो साफ साफ इनकार कर दिया। गुरु, मैं किसी रात को करुणा के घर पर हमला करूंगा और करुणा को बलपूर्वक अपने साथ ले जाऊंगा। ऐसा अनर्थ कभी ना करना चंद्रक। यदि तुम जबरदस्ती उसे लड़की को उठा कर ले जाओगे तो उसके साथ विवाह करने के बाद भी तुम कभी खुश नहीं रह पाओगे। यदि तुम सचमुच ही करुणा के साथ विवाह करना चाहते हो तो चोरी करने के अलावा तुम्हें कोई और काम काई भी सीखना चाहिए। तभी तुम्हारी विवाह की इच्छा पूरी हो सकेगी। तुम ठीक रहते हो गुरु, मैं अवश्य ही कोई ना कोई काम जरूर सीखूंगा। गुरु, आप ऐसा कीजिए कि आप अकेले ही नदी वन में जाइए। मैं इसी समय कोई ना कोई काम धंधा सीखने का जुगाड़ करता हूँ। ठीक है, मैं नदी वन में तुम्हारी प्रतीक्षा करूँगा। तब चंद्र पास के ही नगर में पहुँचा और एक सुनार की दुकान पर पहुँचा। सेठ जी, मुझे कुछ खरीदना नहीं है, मैं सुनार काम सीखना चाहता हूँ। क्या आप यह काम मुझे सिखाएंगे?
क्यों नहीं, बिल्कुल सिखा दूंगा। मैं आपके धंधे को कितने दिनों में सीख सकता हूँ? 3-4 दिन। अरे भले मानस 3-4 वर्ष लग सकते हैं। वह मैं इतने दिन धंधा सीखने में खराब नहीं कर सकता। मुझे तुम 3-4 दिनों में ही यह काम सिखा दो। चंद्र बहुत ही कम दिनों में कोई ना कोई कामकाज या कारीगरी सीख लेना चाहता था, पर काम सीखने के सिलसिले में वह जहाँ जहाँ भी गया उसे यही जवाब मिला। हर कोई उसे यही कहता, किसी भी काम को सीखने के लिए लंबा समय चाहिए। चंद्रक हर जगह से निराश लौट लगा। किसी उधेड़बुन में जब वह जा रहा था तो देखा कि कुछ मजदूर अपनी पीठ पर अनाज की बोरियां लदे हुए जा रहे थे। उन्हें देखकर चंद्रक सोचने लगा, मजदूरी एक ऐसी कला है जो बिना सिखाई ही पल भर में आ सकती है। क्यों ना और काम धंधे छोड़कर मैं मजदूरी करना ही सीख लूं। और चंद्रक भी उन मजदूरों के साथ काम में लग गया। शाम होते होते चंद्र को भी उसकी मजदूरी मिल गई। चंद्रक ने जो पैसे कमाए उन्हें लेकर वह सीधा करुणा के घर पर पहुंचा और उसके पिता से कहने लगा, मैंने आज ही आपका कहे के अनुसार मजदूरी करने की कला सीख ली है। यह पैसे मैं मजदूरी करके कमाए हैं। क्या अब आप अपनी पुत्री का विवाह मेरे साथ नहीं करेंगे? मुझे खुशी है कि तुमने मेरे कहे पर किया। अब मैं अवश्य ही अपनी बेटी का विवाह तुम्हारे साथ करूंगा। अगले दिन चंद्रक और करुणा का विवाह हो गया। विवाह के बाद भी चंद्रक रोज मजदूरी का काम करने के लिए जाने लगा। तभी चंद्रक के ससुर वहां पर आए और कहने लगे, चंद्रक बेटा, यदि मेहनत मजदूरी करनी ही है तो किसी दूसरे की क्यों करते हो? अपने खेतों में मेहनत मजदूरी क्यों नहीं करते? आप यह क्या कह रहे हैं? पिताजी, चंद्रक बेटा, मुझे कुछ भी छिपा नहीं है। मैं तुम्हारी असलियत जानता हूँ। तुम जसवंतपुर के किसान के बेटे हो। आप मेरे बारे में इतना सब कुछ कैसे जानते हैं? बेटा, जब पहली बार तुम मेरे घर पर आए थे और तुमने मेरी बेटी का हाथ मांगा था, तब मेरी बेटी को भी तुम बहुत ही पसंद आए थे और वह तुमसे विवाह करने को तैयार भी थी। तब तुम्हारे जाते ही मैंने अपने कुछ नौकरों को तुम्हारे पीछे जासूसी करने के लिए लगा दिया था। उन्होंने तुम्हारा पीछा किया और तुम्हारे बारे में सब कुछ पता लगाया कि तुम कौन हो, क्या करते हो और तुम्हारे माता पिता कौन है। बेटा, मेरी बात सुनो। चोरी करना बुरा काम है। उसे छोड़कर अपने खेतों में मन लगाओ, इसी में तुम्हारी भलाई है। शायद आप ठीक कहते हैं पिताजी। इसके बाद चंद्रक अपनी पत्नी को लेकर अपने गुरु के पास पहुंचा और कहने लगा, गुरुजी, यदि मैं चोरी का जीवन छोड़ना चाहूँ तो क्या आप मुझे उसकी आज्ञा देंगे? क्यों नहीं दूंगा। तुम चाहो तो आज इसी समय चोरी छोड़ सकते हो। तब गुरुजी, मुझे वह धन लौटा दीजिए जो मैंने और अपने राजा मलकेतु के खजाने से चुराया था। कन्हैया चोर ने चंद्र को सारा धन लौटा दिया और इसके बाद चंद्र वह सारा धन लेकर राजा मलकेतु के दरबार में जा पहुंचा और कहने लगा, महाराज, मैं आपके खजाने में चोरी करने का दुस्साहस किया था, मुझे क्षमा कर दीजिए। मैं आपका सारा धन लौटाने आया हूँ। राजा ने हैरान होकर कहा, अरे यह अनहोनी कैसे हो गई? परंतु फिर भी तुम सही रास्ते पर लौट आए हो तो मैं तुम्हें क्षमा कर देता हूँ। चंद्रक ने लूटा हुआ सारा धन मलकेतु को लौटा दिया और बदले में मलकेतु ने उसके माता पिता को रिहा कर दिया। अब चंद्रक अपनी खेती के काम में जी तोड़ मेहनत करने लगा। उसके माता पिता उसका बदला हुआ रूप देखकर बड़े ही खुश थे। अब वह अपने पूरे परिवार के साथ एक शांति में
और सुख में जीवन बिताने लगा।